डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, बेटा जी आज हम लेक्चर 24 के अंदर जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर ही एक टॉपिक मौजूद है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर पार्टीशन लॉ है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले आपका पहला हेडिंग, जब पहली लाइन जो है वो इंट्रोडक्शन में आप शामिल करेंगे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और पार्टीशन लॉ। बड़ा ये असल में अगर आप याद करें, जब मैंने आपको जो वो प्रोसीजर सिखाया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, तो हमने उसमें क्या किया था कि पहले एक सोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद था और उसके अंदर सेकंड सॉल्वेंट डाल के हमने शेक किया था, फिर उसको साकन कर दिया। तो उस जैसे हमने उसको साकन कर दिया तो क्या होगा, वो जो सॉल्यूट है वो अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड सॉल्वेंट्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिज़ोल्व करेगा। तो और आखिरकार जितना ज़्यादा उससे ज़्यादा वो उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स में हल हो सकता है, हल हो जाएगा, तो फिर उस सॉल्यूट की दोनों सॉल्वेंट्स में कंसंट्रेशंस क्या हो जानी है, कांस्टेंट हो जानी है। तो इस तरह से दोनों सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट्स के दरमियान में क्या बन जाएगा, सॉल्यूट के लिहाज से एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है ना जी। इसी इक्विलिब्रियम प्रोसेस को क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, एक लॉ लेके आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल लिक्विड सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इस लॉ का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और जो है इसको पार्टीशन लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होना है ना, तो दोनों इमिसिबल लिक्विड सॉल्वेंट्स ने एक दूसरे से अलग-अलग हो जाना है, दो लेयर्स में सेपरेट हो जाना है, पार्टीशन बन जाएगी, वो अलग-अलग हो जाएंगे। इसलिए इस लॉ को हम क्या नाम दे देते हैं, पार्टीशन लॉ का नाम भी दे देते हैं। तो आइए इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ, किताब से, इस सॉल्यूट किताब से ज़रा, ये सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, यानी डिस्ट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, डिसॉल्व। कितने सॉल्यूट की बात हो रही है, एक सॉल्यूट की। अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू जो है इमिसिबल लिक्विड्स इन ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस, इन ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। के सॉल्यूट कितना था वो इशू नहीं है, हाँ वो जितना भी था वो दोनों इमिसिबल लिक्विड सॉल्वेंट में एक खास कंसंट्रेशन में हल होता है, और इन कंसंट्रेशंस की रेशियो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और पार्टीशन लॉ। अब जी इस लॉ की ये कैसे प्रूव हुआ है, ये लॉ किसने दिया, ये कैसे ड्राइव हुआ, ये हमें कैसे पता चला, तो इसकी हम आपको एक्सप्लेनेशन में जरा सिखाते हैं। कंसीडर फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है ना जी। दिस लॉ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, यानी एक्सपेरिमेंट्स के से हासिल होने वाले रिजल्ट्स की बुनियाद पर ये बार बार हमें एक जैसे रिजल्ट्स आते रहे, तो इसलिए हमने कहा जो है वो एक नतीजा अखज़ कर लिया, और उसी नतीजे को हमने क्या बना लिया, जब एक चीज़ बार बार आए, ठीक है जी। रोज़ सूरज मशरक से निकले, आप सुबह सुबह उठ के एक्सपेरिमेंट के तौर पर उठ के देखते हैं, और मशरक से मुँह सूरज निकल आया, फिर सुबह अगले दिन उठते हैं, मशरक से मुँह सूरज निकल आया, फिर तीसरे दिन आपने 6 माह बार बार उठ के देखा, 6 माह यही होता रहा, तो आपने एक कहा जी कि इट इज़ ए फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ ए लॉ ऑफ लाइफ दैट सन राइजेस ऑलवेज फ्रॉम ईस्ट इन पाकिस्तान। चले खैर, तो बड़ा जी इसी तरह से हमने बार बार एक सॉल्यूट को लिया और डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स में उसको सॉल्व किया, और उनकी डिसॉल्व कंसंट्रेशंस की रेशियो हमेशा क्या रहती रही, कांस्टेंट। तो हमने ये लॉ बना लिया। आइए एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या जी कि कंसीडर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स, एक सॉल्वेंट वाटर, देखें आयोडीन को लिया गया, इसमें अब दो इमिसिबल सॉल्वेंट में हल करना है। तो एक सॉल्वेंट कौन है, फर्स्ट सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और दूसरा जो है सेकंड सॉल्वेंट कौन है,
वो है जी CCl4। CCl4। अब बेटा ये आप जानते हैं आयोडीन पोलर होती है या नॉन पोलर? शाबाश, क्या होती है? नॉन पोलर। तो आयोडीन तो पानी में हल नहीं होती, तो फिर उसको पानी में हल करने के लिए पोटाशियम आयोडाइड, उसका सिर्फ आयोडाइड चाहिए, उसके साथ पानी के पोटाशियम आयोडाइड या आयोडाइड के सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, तो जिसके नतीजे में आयोडीन जो है वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके किसमें तब्दील हो जाती है? ट्राई आयोडाइड आयन। किसमें? ट्राई आयोडाइड। 3 माइनस नीचे, सॉरी I3 नीचे आना है, ट्राई आयोडाइड आयन में तब्दील हो जाती है और इस तरह से पानी में हल हो जाती है। इस आयोडाइड आयन का कोई रोल नहीं है, इसका काम सिर्फ आयोडीन को हल करना है। तो अब ये हमारा बन गया फर्स्ट सॉल्वेंट का सॉल्यूशन। ठीक हो गया ना? इसको हमने किस में डाल दिया है? सेपरेटिंग फनल में डाल दिया है। ये हमसे फर्क करने के गलती से ऐसा हो गया, ठीक है ना जी। मैंने एक्सपर्ट को कहा कि जाओ भाईजान आयोडीन का सॉल्यूशन लेके आ जाओ, वो गया, जाके उसने क्या किया, आयोडीन को पानी में डाला, हल नहीं हुई। ठीक हो गया ना जी। उसने लेबोरेटरी में लेक्चर असिस्टेंट से पूछा या लेबोरेटरी असिस्टेंट से पूछा, यार ये तो हल नहीं हो रही। सर ने मुझे कहा, उसने कहा ये लो थोड़ा सा पोटाशियम आयोडाइड डाल दो, वो डाल के ले आया। वो मैंने तुम्हें तो कहा था कि आयोडीन का सॉल्यूशन ले आओ और तुम ये क्या लेके आ गए हो। ठीक है ना जी, गड़बड़ हो गई। अब इस गड़बड़ को हम दोबारा से आयोडीन का सॉल्यूशन में से आयोडीन कैसे निकालनी है? सॉल्ट एक्सट्रैक्शन। ये एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, इसको वाटर एक्वा सॉल्यूशन से कैसे सेपरेट करना है? सॉल्ट एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना जी। ये बल्ब चले जी, इस तरह के लेक्चर के दौरान ऐसे ही बल्ब बनते हैं। तो ये मिसाल के तौर पर क्या है जी, ट्राई आयोडाइड आयन का एक्वा सॉल्यूशन है। क्या है? एक्वा सॉल्यूशन। ठीक हो गया ना जी। अब आपने इसमें सेकंड सॉल्वेंट क्या डाल दिया है? CCl4। ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? CCl4 लिक्विड को। और ये स्टार्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये स्टार रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिसॉल्व्ड आयोडीन को। ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि किस सूरत में मौजूद है? ट्राई आयोडाइड आयन की सूरत में आयोडीन मौजूद है। समझ आ गई बात? चलिए जी। तो अब बेटा जी क्या होगा, लेकिन होता ये कि जैसे आप CCl4 डालेंगे ना जी, ये रिएक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा? ये रिवर्सिबल बन जाएगा। इधर को जाते हुए तो पानी में हल हो रही थी आयोडीन, लेकिन इधर को आते हुए आयोडीन जो है वो पानी की बजाय किसमें हल होना शुरू हो जाएगी? CCl4 में वापस आना शुरू हो जाएगी। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई भी नेचर में अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ डेसोल्यूशन, रेट ऑफ आयोडीन डेसोल्यूशन एंड रेट ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे हम सेपरेशन लिख लेते हैं, हालांकि अनडाइसोल्यूशन लिखना चाहिए था। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों प्रोसेस कांस्टेंट रेट के साथ चलेंगे। यानी इक्विलिब्रियम पे जितनी आयोडीन ट्राइआयोडाइड आयन में हल हो रही होगी, उतनी आयोडीन वापस जो है वो किस में जा रही? ट्राइआयोडाइड आयन में से आयोडीन वापस किस में जा रही होगी? CCl4 में। तो बेटा जी एट दिस पॉइंट पेज 35 पे मैं पहुंच गया हूँ। एट दिस पॉइंट the rate at which iodine passes from CCl4 to water equals to the rate at which it passes from water to CCl4। इस साइड पर इधर वाटर मौजूद है, इधर CCl4 मौजूद है। देखो इधर वाटर मौजूद है प्रोडक्ट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर CCl4 मौजूद है। अब जी तो सो इफ वी ऐड CCl4, अगर हम मजीद और CCl4 इसमें डालें, ठीक है ना जी, तो आयोडाइड सॉल्यूशन द आयोडीन विल ट्रांसफर फ्रॉम, क्या हो जाएगा? डाल के स्टॉप लगाया, शेक किया, ठीक हो गया ना जी। तो अब आयोडीन जो है वो एक्वस लेयर में से निकलेगी और किस में जाना शुरू हो जाएगी? इस तरह से। मसलन CCl4 के अंदर जो है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि ट्राइआयोडाइड आयन जो है उसका कलर जो होता है ना वो ब्राउन होता है। So if we add CCl4 to aqueous solution, the iodine will transfer from aqueous layer into organic CCl4 layer as the brown color of, इसका कलर क्या होता है? ब्राउन। ट्राइआयोडाइड आयन का ब्राउन कलर, और इसका कलर क्या होता है जी? पर्पल, ब्लूइश, ब्लूइश पर्पल, इस तरह से। तो जैसे आप CCl4 डाल के इसको शेक करना शुरू करेंगे ना जी, ये डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन
और ये कलरलेस से लाइट पर्पल फिर डार्क पर्पल, और जब दोनों कलर्स जो हैं वो बदलना बंद हो गए तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। ठीक है ना जी। पहले ये इंतहाई ज़्यादा, इसमें सारे का सारा ट्रायोडाइन है, इधर आयोडीन बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये इंतहाई ज़्यादा ब्राउन होगा, ये इंतहाई ज़्यादा कलरलेस होगा। फिर जैसे जैसे आयोडीन इसके अंदर शिफ्ट होती जाएगी ये ब्राउन कलर फेड पड़ता जाएगा और पर्पल कलर जो है वो डार्क होता जाएगा। एक ऐसा स्टेट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब ब्राउन कलर और फेड का पर्पल कलर जो है वो बदलना बंद हो जाए कांस्टेंट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जितनी आयोडीन CCl4 में हल हो सकती थी हल हो गई है, और जितनी इसमें रह सकती थी इसमें रह गई है, अब कांस्टेंट हो गया। उसकी आयोडीन की कंसंट्रेशंस क्या हो गई हैं, कांस्टेंट हो गई हैं, वाटर में भी और CCl4 में भी। तो एज ए रिजल्ट ब्राउन कलर ऑफ द ट्रायोडाइन फेड्स, किताब से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना जी, फेड्स एंड द पर्पल कलर ऑफ फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल अपीयर्स इन ऑर्गेनिक फेज यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4। ऑर्गेनिक फेज के ऊपर लिख लें CCl4 सॉल्वेंट टू अचीव ए गुड सेपरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। टू अचीव ए गुड सेपरेशन द टू लिक्विड्स आर जनरली शेकन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। ब्रैकेट लगा लीजिएगा, फिर ब्रैकेट शुरू कहाँ से करनी है, टू अचीव ए गुड सेपरेशन टू लिक्विड्स आर जेंटली शेकन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कंटैक्ट दैट इम्प्रूव द चांसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आयोडीन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया ना जी। तो ब्रैकेट बंद कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई टू सॉल्वेंट्स आर शेकन in separating funnel। सेपरेटिंग फनल में दो सॉल्वेंट्स को शेक क्यों किया जाता है, तो जवाब फिर मैं पढ़ रहा हूँ आपकी किताब से। टू अचीव अ गुड सेपरेशन द टू लिक्विड्स आर जेंटली शेकन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट, किस किस के दरमियान में, सॉल्यूट और सेकंड सॉल्वेंट के दरमियान में, एंड इम्प्रूव द चांस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ आयोडीन की जगह पे क्या लिख देना है, डिजायर्ड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लिख देना है। आयोडीन की जगह पे क्या लिख देना है, डिजायर्ड सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब बेटा जी ये आपका टॉपिक हो गया। नो मैटर हाउ मच आयोडीन इज एडेड, आप जितनी मर्जी मरतबा आयोडीन डाल लें, जो है द रेशियो ऑफ द फाइनल कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पे वो कंसंट्रेशन क्या रहनी है, कांस्टेंट रहनी है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और distribution coefficient or distribution constant, or it is represented by K and it is equal to आपकी किताब में आयोडीन के लिए मैं इसको जनरल लिखवाता हूँ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक हो गया ना, डिवाइड बाई concentration of solute in aqueous solvent। तो बेटा जी वहां पे आके किताब में जो है ना वो K की जो वैल्यू दी गई है, जो फार्मूला दिया गया है वो सिर्फ आयोडीन के लिए है, लेकिन जो मैंने आपको लिखवा दिया है वो तमाम के लिए है, वो तमाम के लिए है। ये K किसका है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट किसके लिए होता है, सॉल्यूट सब्सटेंसेस के लिए होता है। आइए मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, उससे आपको क्या है वो लॉ भी समझ में आ जाएगा और K की वैल्यू भी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम यही एग्जांपल ले लेते हैं आयोडीन, लेकिन पहले जो है ये फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, पहली एक्सट्रैक्शन, ठीक हो गया ना जी। आयोडीन आयोडाइन एक्वस लेयर में डिसॉल्व हो गया, किस में चला गया, ट्राई आयोडाइन एक्वस लेयर में। लेट्स सपोज टाइम 0 सेकंड्स के ऊपर इधर कितने थे, 8 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इधर कितने थे, 0 0, ठीक हो गया ना। फिलहाल इसको मैं 0 0 रख लेता हूँ, ठीक हो गया ना जी। तो इधर सारा का सारा आयोडीन मौजूद है, हम चाहते हैं कि वो आयोडीन किस में आ जाए, CCl4 में।
हमने क्या किया, सेपरेटिंग फजल में अब क्या डाल दिया जी, CCl4 भी डाल दिया। तो और फिर जब डाल के शेक किया, साकन होने दिया, साकन होके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने दिया। अब टाइम इक्विलिब्रियम पे लेट्स सपोज इधर रह गया सिर्फ 2 ग्राम पर dm3, क्योंकि आयोडीन ज्यादा पानी की बजाय CCl4 में ज्यादा हल होना पसंद करती है, तो इसलिए मैंने, लेकिन रहना तो 8 ग्राम ही है, लेकिन 8 में से 6 ग्राम आया CCl4 में चला गया। किस में चला गया, CCl4 में, और वाटर में सिर्फ कितना रह गया है, 2 ग्राम रह गया है। तो अब जरा K बनाए, हमने कहा था 6/2 कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन, जी बेटा। तो अब देखें कि 2 ग्राम वाटर में है, 6 ग्राम क्या वो किस में है, CCl4 में है। तो अभी मैंने फार्मूला को करवाया था कि अगर हम जो है वो 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सोल्यूशन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्वेंट, तो उधर 6 आ गया, 6 आ गया, तो हमारे पास रेशो क्या आ गई है, 3 आ गई है। अब यहाँ से सेकंड एक्सट्रैक्शन, फिर मैं आपके सामने सेकंड एक्सट्रैक्शन ले लेता हूँ। तो सेकंड एक्सट्रैक्शन, दैट्स ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना जी। फिर आयोडीन प्लस आयोडाइड एक्वस रिवर्सिबल रिएक्शन, I3 माइनस एक्वस टाइम 0 सेकंड्स के ऊपर 0, इसके 0, और अभी फर्क कर लेंगे 2 ग्राम पर dm³ है। यानी आप अब दूसरी मरतबा वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते हैं। इसका मतलब है कि पहले आपने सॉल्यूट की कितनी मकदार से स्टार्ट किया था, 8 ग्राम से, अब कितनी से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 ग्राम से, ठीक हो गया ना जी। तो अब देखते हैं कि क्या K की रेशियो फिर उतनी रहती है। दो जी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, और उस इक्विलिब्रियम के ऊपर अब हमें एनालाइज करके पता चला कि वाटर के अंदर जो है वो सिर्फ 0.5 ग्राम पर dm³ और इधर जो है वो 1.5 ग्राम पर dm³ जो है वो आयोडीन इधर आ गई है, ठीक है ना जी। आयोडीन की मकदार जो है वो, आयोडीन की मकदार जो है वो इतनी रह गई है। तो बेटा ये K की वैल्यू फिर लगाते हैं। concentration of solute in organic solvent 1.5, concentration of solute in water solvent or aqueous solvent 0.5। तो फिर आपके पास देखें जवाब क्या है 3। तो बेटा जी स्टेटमेंट दोबारा ला के पढ़ लें। क्या हमने पढ़ी थी कि एक सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स, अपने आप को 2 इमिसिबल सॉल्वेंट के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना जी। इन ए कांस्टेंट रेशियो of concentrations irrespective of the amount of solute added, बेशक amount of solute 8 ग्राम हो या amount of solute क्या हो 2 ग्राम हो, तो उसकी जो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशंस हैं उनकी रेशो क्या रहनी है, कांस्टेंट। बड़े कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछें। अल्लाह ताला हम सबको मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।